नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। साथ ही आगे हमारे साथ तीन और मेहमान होंगे। हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्रीफल लोधी ट्रेडर से, जिनसे हम जानेंगे धनिया और जीरे की रिपोर्ट की मंडियों का क्या हाल है। साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे, हल्दी के कारोबारी है और साथ ही चेयरमैन भी है हल्दी एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के। और साथ ही एक और मेहमान होंगे नकुल रस्तोगी, ट्रेडिंग डायरेक्टर है पैसिफिक इंटरलिंक मलेशिया से, जुड़ेंगे हमारे साथ कोलालमपुर से। उनसे बातचीत करेंगे हम पाम तेल को लेकर और साथ ही बाकी खाने के तेल के मार्केट को लेकर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। चांदी, मानव आपके पास ही आ रहा हूं, बताइए चांदी में क्या हो रहा है। चांदी काफी कमजोर हो गई है, 7,000 रुपए नीचे भाव है जो रिकॉर्ड है वहां से। अब आगे यहाँ की चाल क्या दिख रही है आपको, और नियर टर्म में क्या और गिरावट दिखती है क्या चांदी में? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से हमने जब पिछली बार समय बात की थी, थोड़ी बहुत करेक्शन की ही उम्मीद थी, क्योंकि वन साइड हमने रैली देखी, ऑलमोस्ट 25-26% का रिटर्न डोमेस्टिक फ्रंट में देखा है, कॉमेक्स में 30% का रिटर्न देखा है, तो बहुत ही बढ़िया रैली है वर्टिकल। लेकिन अगली रैली आने के बाद अगर हमें देखनी है, तो कुछ ना कुछ करेक्शन बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल ज़रूरी है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। अगर आप देखेंगे तो रेट कट के अनुमान डिले हो गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़े बहुत ईज़ ऑफ हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स भी बीच में थोड़ा बहुत ऊपर आया था, लेकिन इतना उसमें मोमेंटम है नहीं। तो जितने फैक्टर्स हैं बहुत मिक्स्ड हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ी करेक्शन और दिख रही है, नीचे में जगह और है मेरे ख्याल से। 88,000 यहाँ से क्रूशियल सपोर्ट है, वो एक लेवल मेरे ख्याल से देखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करें तो 89,800 के आसपास बेच सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 89,100 का एक लेवल है, लेकिन जो सपोर्ट है मेरे ख्याल से 88,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां तक तो एटलीस्ट देख रहा हूं मैं। तो ये आपका व्यू है। हमारे साथ एक दर्शक है, इन्होंने अपना सवाल भेजा है। गोल्ड और सिल्वर और क्रूड तीनों के लिए ये राय जानना चाह रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, आप क्या सलाह देंगे इनको? गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में, बिकॉज नरमी का रुख है यहाँ पे, काउंटर ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी, सेल साइड में बनने की सलाह रहेगी। गोल्ड में अगस्त वायदा जो है 72,050 पर एंट्री पॉइंट रहेगा, 72,170 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 71,850 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर का जुलाई वायदा जो है 89,800 पर बेचने की सलाह रहेगी, 90,600 का स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 88,000 के लिए रहेंगे। और वैसे ही क्रूड में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। जून वायदा जो है 6,100 पे बाई करने की सलाह रहेगी, 6010 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6320 के लिए रहेगी। सलाह प्रथमेश जी की तरफ से है कि गोल्ड और सिल्वर और क्रूड में क्या इनको करना है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ आकाश हैं, इनका सवाल भी गोल्ड पर ही है कि इस हफ्ते और अपकमिंग हफ्ते के लिए क्या व्यू गोल्ड है, क्या दाम गिरने की संभावना दिख रही है क्या? मानव, क्या सलाह देंगे आकाश जी को? आपको लग रहा है कि गोल्ड के भाव यहां से नीचे आने वाले हैं? और बिल्कुल, गोल्ड में भी थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगा। लेकिन ये हफ्ते में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी है जिनका नज़र में आना ज़रूरी है। एडीपी प्राइवेट नंबर्स हैं आज और नॉन फार्म पेरोल्स है फ्राइडे को, तो ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हलचल रहेगी। लेकिन यहाँ से थोड़ी जगह और बाकी है नीचे में, मेरे ख्याल से 72,200 पे बेचने को देख सकते हैं। 72,400 के आसपास का स्टॉप और 71,850 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं नीचे में। दर्शक है श्याम है झांसी से, क्रूड के 6500 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदी है 50 रुपए में। क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? 6500 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदी है, क्या इनको फायदा होगा आगे? कॉल है मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल टर्नअप हो सकता है, बट मेरे ख्याल से नियर बाय स्ट्राइक अगर खरीदे तो पॉसिबिलिटी जो है 6,300 तक जो अंडरलाइंग है वो जाने की उम्मीद है, तो इनका कॉल प्रॉफिटेबल टर्न हो सकता है। तो काफी आउट ऑफ द मनी कॉल है वैसे तो,
बट क्रूड का भाव अगर बढ़ते हैं तो इनका जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ने की उम्मीद रख सकते तो ये सलाह आपके लिए है प्रथमेश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक, हालांकि इन्होंने अपना सवाल पूरी तरह से भेजा नहीं है और ना ही नाम इन्होंने भेजा है, कि क्रिश का सवाल ले लेते हैं। हमारे रेगुलर दर्शक है, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। मानव, कॉपर पे सलाह दीजिए। ऊपरी स्तरों से देखें तो काफ़ी नीचे आया है भाव, सिर्फ कॉपर ही नहीं, सारे मेटल्स के, जिंक में भी काफ़ी गिरावट आई है। क्या लग रहा है कॉपर में, क्या सलाह देंगे क्रिश को आप? थिंक हमारी जब पिछली बार बात हुई थी 888 का लेवल दिया था, वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट था। अब वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, कॉपर में एक सेल की व्यू रहेगी, सेल ऑन राइज की। मेरे ख्याल से कॉपर में भी एक गिरावट आ सकती है, नरमी आ सकती है। 862 के आसपास अगर मिलता है, 862 63, तो हम बेच के काम कर सकते हैं। 864 के ऊपर का स्टॉप लगा के 858 का इमीडिएट लेवल नीचे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बेच के काम करना चाहिए कॉपर में। काम करने की सलाह है कॉपर में। नवनीत गुप्ता हैं, अगले दर्शक हैं। सिल्वर में ट्रेड इन्होंने पोजिशनल किया है, बाई किया है 92,000 पे, हालांकि भाव काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? 92 की बाइंग है, भाव काफ़ी नीचे है, अब क्या करें? हैं वॉलेटाइल कमोडिटी है, स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी काउंटर में काम करना चाहिए। फिलहाल काफी आउट ऑफ द रीच है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 92 दोबारा नहीं आएगा, बट फिलहाल जो रुख है वो नीचे की तरफ का दिखाई दे रहा है। 88,000 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है। ऑलरेडी 4,000 आउट ऑफ द मनी होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको एग्जिट करना बेटर रहेगा। करना ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए ये सलाह है। हालांकि वो भाव ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, लेकिन अभी नियर टर्म में इनको लग रहा है कि थोड़ी नरमी है यहाँ पर। नवनीत जी का दो और सवाल था, कॉपर और एल्युमिनियम में भी जानना चाहे कि क्या करें। प्रथमेश जी, कॉपर और एल्युमिनियम इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? ऊपर में मुझे लगता है कि नीचे का ही रुख रहेगा। 863 864 के रेंज में इसको सेल करना चाहिए। 867 का स्टॉप लगाना चाहिए और 855 का टारगेट रखना चाहिए। एल्यूमिनियम में मेरे ख्याल से 236 और 234 ये दो क्रूशियल लेवल्स होंगे, यहाँ तक नीचे गिरावट रह सकती है। अगले दर्शक है प्रमोद हैं, पुणे से। नेचुरल गैस इन्होंने खरीदा है 225 रुपए पे। प्रथमेश जी, क्या लग रहा है आपको, नेचुरल गैस की चाल किस तरह की रह सकती है, क्या सलाह देंगे इनको? करना चाहिए फिलहाल 219 और नीचे मिले तो भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 214 का रहेगा। ऊपर में वापस 230 और 232 के टारगेट रहेंगे। ओके, 230 232 के टारगेट आप फिर से देखना है। अगले दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम फिर से नहीं भेजा है, क्रूड पर जानना चाह रहे हैं कि क्रूड में क्या करना चाहिए, क्या सलाह है प्रथमेश जी? क्रूड में इनको बाय करने की सलाह रहेगी। 6,100 का एंट्री पॉइंट रहेगा। जून वायदा 6010 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 6320 रहेंगे। सिमिलरली ऑप्शंस में अपना सकते हैं, जहां पे 6150 का जून का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 100 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट अराउंड 200 तक की कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। सबसे पहले हल्दी की बातचीत करते हैं। हल्दी में आज खरीदारी दिख रही है और हाल का जो लेवल देखे, जो 20,400 के आसपास हमने लेवल देखा था, वहाँ से देखे तो करीब 350 रुपये, 3,500 रुपये की गिरावट आई है। उसके बाद से ही आज थोड़ी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, चेयरमैन है एनसीडीएक्स हल्दी कमेटी के। पूनम जी, क्या हो रहा है हल्दी में, क्या आगे क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? आज जो खरीदारी दिखी है ये क्या आगे टिकेगी और ये तेजी बढ़ेगी, या अभी भी चिंताएं हैं? डिलीवरी की जो बातचीत आप कर रहे थे, मॉनसून की बातचीत कर रहे थे, उससे दबाव बना था, क्या ये फैक्टर और भी दबाव बना सकता है क्या? अभी पूरे सभी मंडियों में, ऑल इंडिया के सभी मंडियों में अपने आवक की काफी भारी कमी है। फिर भी क्या है, संतोषजनक डिमांड अभी तक नहीं निकलने से बाजार दिन प्रतिदिन 200-400 कमी हो रहे थे। ओके। और एक ये दूसरा जो राजनीतिक माहौल था, हाँ वो हाँ। अब वो एक गवर्नमेंट का एक क्लैरिटी हो जाने से कि कौन सी गवर्नमेंट रहेंगी। अब यहाँ से थोड़ा एक्सपोर्ट की ग्राहकी भी निकल सकती है। दूसरा डोमेस्टिक डिमांड भी निकलना चाहिए। उसके वजह से तीसरा जो कारण है कि अभी जून में डिलीवरी का महीना है ये, और डिलीवरी में काफी कुछ माल शो करने वाले हैं। अब उसके वजह से भी अभी जो बाजार सामान चल रहा है, इसमें 300-400 रुपए का रेंज बाउंड दिखता है।
कि 400 कम भी हो सकते हैं, 400 बढ़ भी सकते हैं। ओके, और आप जिस तेजी की बात कर रहे थे कि जो राजनीतिक अस्थिरता है वो एक बार स्थिर हो जाए, नई सरकार बन जाए, एक्सपोर्ट डिमांड भी वापस से निकलने लगेगी, उसके बाद कितनी तेजी की संभावना करते हैं? अगर जिनका व्यू लंबा है, इसलिए कि इस हफ्ते तक तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो अगले हफ्ते आप हल्दी को कहाँ जाते देख रहे हैं पूनम जी? तेजी तुरंत में लग रही है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के प्राइस कोट हो रहे हैं उसमें सिर्फ 300-400 रुपए का ही वेरिएशन आ रहा है। तो 500-700 रुपए की तेजी, 500-700 रुपए की तेजी कभी भी बन सकती है इसमें। तो ये व्यू और हल्दी एक को लेकर, कारण, जी जी और कहिए एक पूनम जी। कारण है, ओके, और एक कारण है, हमारे पास 7 जून को क्या मानसून आ जाता है, और दिख रहा है अभी जैसे आईएमडी की रिपोर्ट है कि मानसून टाइम पर है। अगर मानसून टाइम पर आ गया और बरसात पानी अच्छी रही तो पेरनी भी काफी अच्छी रहेंगी। उससे भी बाजार एक टाइम पे रुक सकता है कि मतलब, क्योंकि इस साल भावों को देखते हुए पेरनी तो देर ही रहना ही है। इसमें जो सोइंग है वो कम से कम 150% रहेगा, तो वो भी बाजार को एक टाइम पे कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। चलिए शुक्रिया महावीर, शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हल्दी में क्या कुछ हो रहा है और आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है इस पर अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ महावीर गुप्ता भी हैं श्री फलोदी ट्रेडर से, उनसे हम जीरा और धनिया की रिपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि जीरे में भी आज अच्छी तेजी दिखी थी। कुछ मुनाफा वसूली के बाद 30,000 के आसपास से जो मुनाफा वसूली शुरू हुई थी तो भाव 28 के नीचे भी गया। आज 29,000 वायदा में भाव जून का वायदा चला गया, 2% से ज़्यादा की तेजी आज दिखी है। बताइए महावीर जी, ये जो जीरे की तेजी दिख रही है टिकाऊ लग रही है? 29,000 के ऊपर टिकेगा और भी नए लेवल्स दिखेंगे ऊपर की तरफ? हाँ बिल्कुल सर, इसमें अभी थोड़ा बहुत संभावना बन रही है। यहाँ से 20 रुपए करीब और ऊपर 320 तक जा सकता है, क्योंकि अब धीरे धीरे अराइवल और कम होती जा रही है और डिमांड उसी अनुपात में बढ़ रही है। जो लोग धीरे धीरे ले रहे थे, पहले ऐसा लग रहा था कि जीरा काफी नीचे जाएगा तो सबने स्टॉक किया नहीं, लिया नहीं, अपना रेगुलर जो बाइंग होती है वो भी। अब वो लोग जाके बाइंग कर रहे हैं और उधर अराइवल धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इसमें रिस्क वाली बात नहीं है और ये कभी भी बढ़ सकता है। और डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है? ये विदेशों में सप्लाई की को लेकर काफी खबरें चल रही थी कि चीन को लेकर सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान हर जगह उत्पादन ज्यादा रहने वाले हैं, क्या उसका भी दबाव कुछ रहेगा आगे? वही दबाव है, इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है उसकी वजह से, क्योंकि चाइना का बता रहे हैं कि चाइना की क्रॉप आने वाली है, इधर सीरिया है, इजिप्ट है, सबका ही वो बोल रहे हैं। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अभी एक्चुअल डाटा किसी के पास नहीं आया है कि क्या पोजीशन बनेगी, क्या क्रॉप उनके ओवरफ्लो हो रही है कि वो बाहर सेल करेंगे या वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया के एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा। अभी ये चीज एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मार्केट, लेकिन फिर भी अभी सपोर्टिव अच्छा है। डोमेस्टिक डिमांड का सपोर्ट बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक डिमांड का सपोर्ट काफी अच्छा आपको दिख रहा है। धनिया की बात करते हैं सर, धनिया काफी समय से बहुत ही सीमित दायरे में है, हल्की तेजी आज जरूर दिखी है लेकिन एकदम से दायरे से निकल रहे हैं। क्या पुराने स्टॉक का प्रेशर है या अभी भी नए माल मंडियों में आ रहे हैं उसका प्रेशर है, क्या वजह है सर? पुराने स्टॉक का भी प्रेशर है और डिमांड भी नहीं है, दोनों चीजें इसमें डिमांड किस वजह से इस बार नहीं है महावीर जी? डिमांड एक्चुअली पुराना स्टॉक उन लोगों के पास भी है, बायर के पास भी। ओके, तो उसके कारण ही है कि वो धीरे धीरे अभी जो नया माल है वो धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अराइवल भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात, एनसीडीएक्स में कोई ऐसा है नहीं हेजर बड़ा जो हेज करके और इसको कैसे भी करके ऑपरेट करे। सबसे बड़ी जो कमी है वो एनसीडीएक्स की है। ओके, तो ये कमी है। तो क्या लग रहा है, अगर किसी को अगर वैल्यू वाई करना हो धनिया, तो कहाँ लग रहा है, कहाँ तक नीचे जा सकता है? ऊपर में इस साल कहाँ तक जाने की संभावना आप देख रहे हैं धनिया? अभी धनिया का तो ऊपर जाने का तो कोई चांस नहीं है, नीचे ही जा सकता है। कहाँ तक? ऊपर जाने में अभी इसमें कोई संभावना नहीं दिख रही सर। कहाँ तक नीचे, कहाँ तक सर? नीचे कम से कम 5-7 रुपए और जा सकता है नीचे। ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा धनिया का मार्केट, ये लगभग 10 रुपए के आसपास घूमेगा ऊपर नीचे में, बाकी इससे ज्यादा इसमें नहीं है संभावना कम होने का या ज्यादा बढ़ने का, दोनों ही संभावना ही नहीं है। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और धनिया और जीरे की जो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड की स्थिति है, उसके आधार पर आपने बता दिया कि क्या लग रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शक है जो लगातार सवाल भेज रहे हैं। समीर है बुलंदशहर से,
ये जानना चाह रहे थे सिल्वर और क्रूड की स्ट्रैटेजी, और इन्होंने माल्या जी का नाम लिखा कि प्रथमेश माल्या जी से लीजिए सवाल। प्रथमेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए इनको, सिल्वर में, क्रूड में, इन दोनों पर अपनी राय दें इनको। सिल्वर में बेचने की ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे ख्याल से। फिलहाल करंट भाव पे अगर सेल करना चाहते हैं तो 89,800 पे बेटर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 90,600 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में टारगेट 88,000 का रखे, और जो ऑप्शंस में ट्रेड करे क्रूड में 6150 का कॉल ऑप्शन बाय करे। 100 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 220 के लिए रखे। ओके, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेहमान हमारे साथ हैं, नकुल रस्तोगी हैं, ट्रेडिंग डायरेक्टर हैं पैसिफिक इंटरलिंक एसडीएन बीएसडी के। पाम पर इनसे खबर जानते हैं। मलेशियाई पाम तेल बड़ी गिरावट के बाद, जो इंट्राडे की जो एक बड़ी गिरावट थी वो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ी खरीदारी लौटी है, और ये वजह ये बता रहे हैं कि क्रूड में नरमी की वजह से भी ये गिरावट थी, और जो हाल की जो तेजी आई थी तो एक मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स क्या है, क्या वहाँ पर स्टॉक की, मलेशिया की, इंडोनेशिया में स्टॉक की क्या स्थिति है, आगे की चाल क्या रह सकती है, ये समझना जरूरी है। नकुल जी बताइए, पाम तेल में क्या हो रहा है और आगे की चाल पाम तेल को कैसी दिख रही है आपको? विश्वमोहन, पाम में जो कल गिरावट आई थी उसके दो रीजन थे। एक तो था कि हमारे यहाँ छुट्टी थी सोमवार की, तो सोमवार को उसके पहले शुक्रवार को और फिर सोमवार को भी क्रूड भी तेल नीचे गिरा था और साथ में सोयाबीन ऑयल भी नीचे गिरा था। तो उन दोनों का एक रीजन था, लेकिन वो शुरुआत का था। उसके बाद फिर भले ही अजीब सा लगेगा, लेकिन मलेशिया वाले भी या हम लोगों के जो पाम ऑयल का ट्रेड करते हैं, ये भी इंडियन इलेक्शंस के बारे में इनको थोड़ी जानकारी थी। जिस तरीके से इंडियन रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उसमें ऐसा भी एक बार को लगने लगा था कि शायद सरकार बदल सकती है या सरकार के पास ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो उससे रुपया नीचे गिरने की बात थी। रुपया हो सकता है 83 की जगह 85 पे पहुंच जाए, अगर एकदम से लोगों को लगा कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और दूसरा, नई अगर सरकार आई तो क्या पॉलिसीज बनाएगी, क्या होगा आगे चल के, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो जाने से सबसे पहले लोग बाहर निकलते हैं जो लोग लॉन्ग बैठे हैं, क्योंकि अगर किसी का पैसा बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा। तो ये भी जरूर था एक रीजन कि कल बाजार लगातार नीचे तक ही जाता रहा। आज थोड़ी सी रिकवरी आई थी शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर गिरा। उसका क्या कारण है कि हमारे यहाँ अभी प्रोडक्शन बढ़ने वाले दिन आ गए। अब ये इस महीने से आगे तक, इस महीने करीब पिछले महीने का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 11-12% प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस महीने फिर 10-12% बढ़ेगा, और उसके बाद से अब ये अच्छे प्रोडक्शन वाले टाइम आ गया। साल हमेशा रहता है, मतलब ये नॉर्मल सप्लाई कंडीशन है, लेकिन डिमांड थोड़ी स्लो है, सब तरफ डिमांड स्लो है। दूसरा एक और फैक्टर जो आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया में उन्होंने इस महीने जून के लिए टैक्स कम कर दिया है। जो उनका बेस प्राइस होता है उसके बेसिस पे टैक्स होता है, तो उनका बेस प्राइस निकला है 778। तो उसके हिसाब से करीब पामोलिन में आप समझिए 27 डॉलर की ड्यूटी और लेवी मिला के कम हो गया। और ये उन लोगों को पता नहीं है कि अगले महीने क्या होगा। तो जितना एक्सपोर्ट्स भी है वो सारा का सारा अभी इंडोनेशिया की तरफ से जाने की तैयारी है, और प्राइसेस बनती है मलेशिया में। हमारा एक्सचेंज प्राइसेस बनाता है। तो मलेशिया वाले थोड़े से परेशान हैं कि अगर उन्होंने ही सारा एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा। तो जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे कि मलेशिया वालों की यहाँ सेलिंग है, इंडोनेशिया वाले तो बेच ही रहे हैं, लेकिन मलेशिया वाले ही बेचना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा उनके पास बाइंग नहीं है। आप काफी इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हैं नकुल, आपसे ये काफी चीजें सुनने को मिल रहा है। एक तो राजनीतिक अस्थिरता का असर वहां पर दिखा, कल भारत की इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर उनके मन में तमाम तरह की दुविधाएं होंगी, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि हम एक बड़े इंपोर्टर भी है और भारत की पाम तेल की खरीदारी अगर देखें तो वो 12.5% के आसपास बढ़ी भी है, और इंडोनेशिया में भी टैक्स कम होने की भी खबर है। क्या लग रहा है आगे की चाल क्या रहेगी? छोटा जवाब दीजिएगा नकुल, ब्रेक पे जाना है। मेरे हिसाब से बाजार अभी बहुत तेज नहीं जाएंगे। जो रेंज है वो समझिए, अगर हमारा बीएमडी पकड़े जो हमारा एक्सचेंज है, तो उसमें 4,100 रिंगिट की ऊपर की तरफ, 3,800 नीचे की तरफ। 300 खाने के रिंगिट की तेल का रेंज क्या का हाल है मतलब सर? हुआ करीब समझिए $50 $60 के करीब।
इस रेंज में बाजार चलता रहेगा, ओके लेकिन ज्यादा ज्यादा ध्यान रहेगा नीचे जाने की तरफ। ओके। अब बाकी खाने के तेल का क्या हाल है सर, सोया और बाकी के तेल सनफ्लावर का? भी बहुत तेल है। हाँ हाँ सनफ्लावर वहां पे बहुत है, यूक्रेन में और रशिया में बहुत है, और अर्जेंटीना ब्राजील में सोयाबीन ऑयल बहुत है। तो तेल की कहीं कमी नहीं है। कमी है अगर तो डिमांड की कमी है, जो अभी तक अजीब सा लग रहा है कि ऐसे डिमांड नहीं आ रही है कहीं से भी। तो ये तो इसलिए भी हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस अभी भी ठीक नहीं हुई हैं। और दूसरा, बाकी जैसे इंडिया है, इंडिया में तो इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल, तो इसलिए उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। या नकुल जी, आपने वक्त निकाला, मलेशिया से आप जुड़े और हमें बताया बहुत इंटरेस्टिंग डेटा कि मलेशिया में अब आगे उत्पादन बढ़ने की दिन आ रहे हैं। इंडोनेशिया से टैक्स कम होने की खबर, और भारत को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका असर वहां पर भी दिख रहा है। तमाम चीजें, लेकिन सप्लाई की दिक्कत नहीं है, और भले ही डिमांड अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो दाम और गिर सकते हैं। तो पूरी तरह से अब जो बाजार निर्भर करेगा वो किस तरह के डिमांड रहती है, उसी से बाजार की यहाँ पे चाल होगी। तो बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं लग रही है, एक दायरे में ही यहाँ से दिख रहा है। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों के सवाल है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। In association with new Taigun GT line, style to wander. बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। PhonePe proudly presents Share.Market. Open a Demat account by 30th June and get zero brokerage till 31st December on FNO and intraday, equity delivery, wealth baskets, and zero account opening fees. Download Share.Market and start investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं गोल्ड पर। एक सवाल आया है, हालांकि इन्होंने भी नाम नहीं भेजा है, अमित इनके प्रोफाइल में नाम लिखा हुआ है। अमित का सवाल है, गोल्ड पर क्या करें, बेचे या अभी रुके, क्या करना चाहिए? ये सेल करना चाह रहे हैं, क्या सही रणनीति होगी गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन बनाना? मानव, आप क्या सलाह देंगे इनको? जी बिल्कुल, शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही जाना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे सेल ऑन राइज ही लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड हालांकि ऊपर है लॉन्ग टर्म में, लेकिन 70 to 200 के आसपास मिले तो सेल करना चाहिए। 70 to 400 के ऊपर का स्टॉप, और इमीडिएट बेसिस पे 71, 850, 800 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है गोल्ड में। मेटल्स में क्या आपको लग रहा है, क्या यहां से और गिरावट दिख रही है? क्या मानव, क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स पर? जी बिल्कुल, बेस मेटल्स में भी वो गिरावट जारी रह सकती है। कॉपर में अगर मैं बात करूं, 888 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इमीडिएट बेसिस पे 862, 63 के आसपास मिले तो कॉपर बेच के काम करना चाहिए। 64, 65 का स्टॉप और 858 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जिंक में भी अगर देखें तो 260 के आसपास मिले तो हम सेल करके काम कर सकते हैं। 262 का स्टॉप लॉस लगा के 256, 55 का टारगेट नीचे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंक में। यानी कॉपर और जिंक दोनों आप बेचने की सलाह यहां पर दे रहे हैं। चलिए, एक और दर्शक है, इनका सवाल है क्रूड पर कि क्रूड में क्या करना चाहिए। क्रूड में क्या सलाह दे रहे हैं आप मानव इनको? क्रूड में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। बाई की सलाह दूंगा मैं। क्रूड में 60-100 के आसपास मिले तो बाई करना चाहिए। 60-10 के आसपास का हम स्टॉप लगा सकते हैं। 62-50, 62-80 के आसपास का इमीडिएट टारगेट है। वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अगर वो ब्रेक होता है तो 63 के करीब हम जाता हुआ देख सकते हैं उसको। शुक्रिया मानव आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के आप लोगों ने जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही, लेकिन आपके जो भी सवाल रह गए हैं, आपके उन सवालों के जवाब हम कल इसी शो में देने की कोशिश करेंगे। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।